अस्सलाम वालेकुम कारइन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मैं दुबई में काम करती थी क्योंकि यतीम थी और काम करना नहीं आता था। एक रात सड़क पर बैठ कर इंतज़ार कर रही थी कि जाने गाड़ी पास आकर रुकी। जल्दी से उसके पास गई और कहा कि सर थोड़े से पैसे लूँगी, रात के 2 दिन से भूखी थी इसलिए कम कीमत लगानी। अचानक वो आदमी गाड़ी से बाहर निकल कहा कि 5 लाख दूंगा। मैं खुशी से उसी गाड़ी में बैठ गई। बड़े बंगले के सामने गाड़ी रुकी। जब अंदर दाखिल हुई तो 14 तबक रोशन हो गए थे क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे। मैं खामोशी से सड़क पर चलती हुई जा रही थी। दिमाग सुन्न होता जा रहा था। ये रातें मेरी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। सर्दी में सड़क पर मेले घूमना बहुत मुश्किल था। अभी मैं आगे चली थी कि जब अचानक मुझे बहुत भूख का एहसास हुआ। आज 2 दिन हो गए थे लेकिन मैंने खाना कुछ नहीं खाया था। जब ज़्यादा पैसे मिलते थे मैं पिछली बार भी मैंने यही किया था और जितने भी पैसे मुझे मिले थे सब खत्म हो गए थे और अब मैं भूख से तड़प रही थी। मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैं एक तरफ बैठ गई और दुआ करने लगी थी कि आज मुझे खाना मिल जाए वरना तो मैं भूख से ही मरने वाली होंगी। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी पास आकर रुकी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई थी और इस घड़ी की गाड़ी की तरफ भाग गई थी। दिल में हर तरह के ख्यालात आ रहे थे और ज़बान और दुआ भी थी कि अगर मुझे काम मिल जाए तो अच्छा होगा वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। पास पहुंची तो गाड़ी का शीशे नीचे हुआ था। अंदर का बैठा हुआ शख्स काफ़ी मुतब्बियाने का था। मैं शीशे पर झुक कर बोली कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझ पर एक नज़र डाली थी और बोला था कि तुम्हारा नाम क्या है। आज से पहले किसी ने मुझसे ऐसे मेरा नाम नहीं पूछा। सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। मैं आहिस्ता आवाज़ में बोली जाविया। इसने मेरे सुना, मुझे देखते हुए बोला अच्छा पीछे दरवाज़ा खोल कर बैठ जाओ, मैं मिशन पर ले जा रहा हूँ। मैं थोड़ी हैरान हुई कि आज से पहले कभी किसी ने इस तरह मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी, लेकिन फिलहाल मुझे काम चाहिए था। मुझे इस लड़की को किसी वहाँ से डर भी नहीं लगता था। बैठी अंदर बैठ गई। कोई भी मेरे नाक से टकराई थी। महंगी गाड़ी थी और मुझे घबराहट सी होने लगी थी। कभी मैं इतनी महंगी गाड़ी में बैठी नहीं थी। मुझे तकरीबन 1.5 साल का हो गया था। कभी कभार मैं टैक्सी लेती थी। मुझे सीधा अपने मेंशन की तरफ ले गया था। दिल की रफ्तार तेज थी। अब मैं खुद घबराने लगी थी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी गाड़ी के लिए सीधा अंदर गया था। गाड़ी अंदर रोक कर बोला उतरो। अंदर जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव करना। अगर यहाँ पर मेरा होना कोई खतरनाक है तो मैं चली जाती हूँ। इससे काम से बेहतर है कि मैं भूखी रहूँ। वो बोला ये सब कुछ तो तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठने से पहले ही सोचना था। अब चुप से अंदर चलो। उसी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और फिर बोली क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे। मैंने कहा 2 दिन से तो कुछ खाया ही नहीं, भूख लग रही है जैसे मैं ताकत भी नहीं है। खाने को कुछ देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी भी। मेरी बात सुनकर वो देखते ही बोला क्या गाड़ी से उतरो और अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी बात सुनकर मैं सहम गई। सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई पागल बंदा मिला है। खामोशी से गाड़ी से उतर गई थी और जब अपनी गाड़ी से उतर कर उस गार्ड को उसने बुलाया। मैंने कहा दरवाज़ा खोल। मुझे उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। मेरे धड़कनें तेज हो गई थी। वो मुझे सीधा मेन हॉल में ले आया था। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। बड़े बड़े घरों के लोग थे, उम्दा लिबास थे। मैं दिल में तय कर लिया था कि अगर यहाँ मुझे डांस की परवाह पड़ी तो आज मैं
भूख लगी तो मैं कुछ भी खाने को तैयार थी। बाजू का जैसा आपको मान करें वैसा होता नहीं है। उस आदमी ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और हाल में मुझे सामने को मुखातिब करते हुए बोला, ख़वातीनो हज़रात, इसके मुकाबले पर सब लोग उस तरफ मतवज्जा हुए थे। इसने एक नज़र मुझ पर डाली और अपनी एक आँख दबाकर लोगों को देखते बोला, आप सबको काफ़ी तजस्सुस था कि मेरी ज़िंदगी में कोई है या नहीं, तो मैं आज आप सबको अपनी एक फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। इसका नाम यूही है। हम दोनों किसी को बहुत प्यार करते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ अर्सा पहले आई थी और अब मेरी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बन गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी मंगेतर पसंद आएगी। मैं उसे फटी नज़रों से देख रही थी। मुझे गुमान नहीं था कि इस तरह मेरा तारुफ करवाएगा। मैं कुछ कहती से पहले एक औरत करीब आई थी। उसका बाजू थाम कर बोली थी, शामी क्या कर रहे हो, पागल हो चुके हो तुम? एक सड़क छाप लड़की को अपनी मंगेतर बता रहे हो, क्या हो गया तुम्हें मालूम है आज तुम्हारा रिश्ता कितने लोग बड़े घरों से आए। बेवकूफ़ाना हरकतें ना करो, तो मजाक कर रहे। उसकी आवाज़ धीमी थी। वो इतनी कम आवाज़ में बोली थी कि सिर्फ मैं और वो ही सुन सकते थे। जब अचानक उसने ऊंची आवाज़ में कहका लगाया और तमाम लोगों को देखते हुए बोला, आपको ताज्जुब होगा कि मेरी माँ क्या कह रही है। आज मेरे लिए बहुत रिश्ते हैं, उनके मुताबिक मैं अपनी मंगनी से मुकर जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत इंसान को सिर्फ एक दफ़ा होती है, बार बार नहीं होती। देखिए बगैर मैं तस्वर भी नहीं कर सकता आप लोग मेरी ज़िंदगी में दखल देकर मेरी ज़िंदगी मुश्किल ना बने, बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुझे अपने पाँव ठंडे महसूस हो रहे थे। अचानक ही वो मुझे देखते हुए बोला था, देखा तुमने जी मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी मोहब्बत झूठी है, अब तुम देख लो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सबके दरमियान तुम्हें मंगेतर का है और आज मैं काजी को बुलाकर निकाह भी करूँगा। देखते हैं मुझे कौन रुकता है। मैं सोच रही है अक्सर दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हालात इसी वजह मजबूर मुझे मुस्कुराना पड़ा था और साटक में हिस्सा आना पड़ा था। मुझे किसी भी तौर पर खाना और पैसे चाहिए थे। आप अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करिए, किसी और चक्कर के लिए मुझे इससे कोई गरज नहीं थी। मैं भी फ़ौरन बोली, हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर मुझसे निकाह करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेहमान भी है और मौका भी, मैं इनकार नहीं करूँगी। लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे अल्फाज मेरी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। उसी पर उसने गार्ड को बुलाया था। उसकी ताबेदारी में फ़ौरन आगे बढ़कर सर झुका गया था। बोले कि जाओ अभी मौलवी का इंतज़ाम करो, दूसरा वहाँ का इंतज़ाम और माहौल बनाओ कि अभी इस लड़की से निकाह करूँगा। जबकि मुझे कुछ गलत ही महसूस हो रहा था। मैं उसका हाथ दबाकर आहिस्ता उसने साहब ये क्या चल रहा है मेरे साथ। ने कहा, आपके साथ जो भी मामला था सोच समझ कर चले, बाद में आपको पछताना होगा। जबकि उसने अचानक मेरे कान में ऐसी बात कही थी कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। मैं उसको गैर यकीनी निगाह से देख रही थी। मैं देखती हुई मुझे साथ साथ बोला, करोगे निकाह या फिर किसी और को बुलाऊंगा? मैं फ़ौरन बोलती थी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूँगी। हाँ मैं दिल धड़कने लगा था। मुझे सोफे पर लिए एक तरफ बैठ गया था और एक मुलाजिमा को उसने खाना लाने का हुक्म दिया था। कुछ मेहमान गुस्सा होकर जा रहे थे और कुछ नाश्ता तमाशा देखने के लिए हमारे करीब ही बैठ गए थे। थोड़ी देर के बाद मुलाजिमा खाना लेकर आ गई थी। उसने खाना मेज़ पर रखा। जब वो नारे में तरफ बढ़ाती बोला, आज मैं तुम्हारे हाथों से खाना खिलाऊंगा। आज है हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। थोड़ी देर के लिए मेरा दिल ज़ोर से धड़का था। ये एहसास ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ था। किसी ने अपने हाथों से खाना खिलाया था। मैं उसको मना करना चाहती थी, लेकिन ऐसे तौर पर इस ड्रामे का हिस्सा बनती चली गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद एक मौलवी और कुछ गवाह आ गए थे। मुझे सब कुछ एक ख्वाब की मानंद लग रहा था। खाना भी पेट भर कर तनावल कर चुकी थी। मौलवी के आते ही एक सेहतमंद आदमी के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, तो मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर तुमने सड़क छाप लड़की से शादी की। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गई। मैं तुम्हारी माँ को मना करता हूँ, तुम्हारी जात के बगैर रिश्ता नहीं लग करेगी। तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? जबकि वो हंस के बोला, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और भी ऐलान करूँ? फिर आप चुप होंगे। जब बोले, तुम बहुत पछताओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी इज्जत को ख्वाब में मिला रहे हो। होश में आ जाओ। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? जबकि मुझे अपने करीब करते थे। मैं मोहब्बत करता हूँ जो सर उसके अलावा बस कोई बात नहीं है। मैं आप पर गुस्सा हूँ, नहीं है आपकी बीवी पर। जो बेहतर होगा उसको होने दें। मौलवी साहब जैसे ही करीब आए, शाम अपने घर से खड़ा हो गया। उनसे हाथ मिलाकर उनको लेकर रहता पड़ गया। दोनों मिलकर निकाहनामे का फॉर्म भर रहे थे। मुझसे मेरे बाप का नाम और मोर पूछी गई थी। इसके अलावा मुझसे दूसरा कोई सवाल ही नहीं हुआ था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। सब आगे मुझे ख्वाब लग रहा था। अचानक किसी गाड़ी का आना, मुझे अपने साथ बिठाना, इतने बड़े
मेंशन पर आ जाना और इतनी इज्जत से निकाह वगैरह ये सब एक ख्वाब ही था। तकरीबन 1.5 साल पहले जब मैंने दुबई की सरजमीन पर कदम रखा था, मेरे ख्यालात भी कुछ ऐसे ही थे कि अपना काम करूँगी, अपनी ज़िंदगी बनाऊँगी, शादी करूँगी, सेटल हो जाऊँगी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी और मैं एक ऐसी राह पर चल पड़ूँगी जिसके बारे में कभी किसी ने कोई तसव्वुर नहीं किया। कुछ ही देर बाद मौलवी औरत शाम मेरे पास आ गए थे और गवाह भी मेहमानों ने हमारे करीबी जो मुझसे बना लिया था। मेरा ख्वाब इसी तरह सच्चा हो, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन जैसे ही शाम ने सरगुजी की मुझे याद आई, मेरे हाथ में लम्हे भर के लिए कराए थे। कुछ आंखों में कुछ आंसू आ गए थे। अपनी पहली बार ज़िंदगी मेरी आंखों में किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। तुमने पलक झपक कर आंखों में आई हुई नमी को पीछे कर दिया, पीछे धकेल दिया। मौलवी साहब मुझे देखते बोले कि दिया फरीदा, आपका निकाह शाम से किया जाता है, आपको ये निकाह कबूल है। आप अपना नाम और अपना नाम एक साथ सुनकर लम्हे भर के माथे पर पसीना आया था। ऐसा लगता था जैसे कई सालों बाद ये नाम लिया हो। मैंने गहरी सांसें की और कबूल है बोल दिया था। मौलवी ने 2 दफ़ा दोबारा पूछा था और मैं दोनों दफ़ा में पुरसुकून तरीके से जवाब दिया था। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। सतहार करके मैं बुरी तरह काँप रही थी। फिलहाल मैं निकाह से फारिग होकर सर झुकाकर दिली सवाल मेरे बराबर में बैठे हुए शख्स ने पूछे गए थे, जिससे मिले हुए अभी मुझे चंद घंटे ही हुए थे। उसने भी बहुत ही आसानी से कबूल कह दिया था, तो साइन भी कर दिए थे। मौलवी साहब ने दुआ करवाई थी। फिर मुबारकबाद का एक सिलसिला चला था। लोग आ रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। मेरा दिल अब यहाँ से जाने को चाह रहा था, मगर हालात ऐसे थे कि मैं नहीं जा सकती थी। कुछ देर बाद शाम देखती बोले, चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ आराम से, फिर तुमसे आकर मिलता हूँ। मैंने मुश्किल से सारे लाए, मेरा हाथ थम कर सीधे सीढ़ी मेरे बढ़िया सीढ़ियाँ बूढ़ करके वो दाएं जाने बाया था और एक कमरे के दरवाज़ा खोलकर आहिस्ते से बोला था, जाकर खामोशी सोफे पर बैठ जाना। मुझे कुछ वक्त लगेगा, फिर मैं आकर तुमसे तफसील में बात करता हूँ और जो दायरा मैंने फैलाया उसे समेटता हूँ। मुझे यकीन नीचे चला गया था जब मैं धड़कते के साथ अंदर जाकर बैठी थी। अंदर दाखिल होकर मैंने कमरे पर एक निगाह दौड़ाई। वो कमरा नहीं था बल्कि एक छोटा सा महल था। इतना आलीशान कमरा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। सामने दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें दुबई के बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ था। डबल बेड का कालीन। मैं चुपचाप उसके खूबसूरत लाउंज पर बैठ गई थी और इसका इंतजार कर रही। जिंदगी इस तरह बदल जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सड़कों पर सोने वाली आज एक महल में बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई थी। अभी मुझे वहाँ बैठे हुए जब लम्बे गुजरे थे कि बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी थी। दिल किया बाहर जाकर देखूँ, लेकिन मैंने खामोशी से वहीं बैठने पर मेरा जब बचा भी चाहती तो वो शख्स मुझ पर गुस्सा होता। मैं आसान नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने तसव्वुर नहीं किया था कि रात के बाद मेरी शादी ऐसी हो सकती है। लेकिन फिर मुझे उसी सरगोशी याद आती है तो मेरे तमाम अरमान ठंडे पड़ गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी और कमरा खुला था। मैं समझी थी शाम आएगा, लेकिन मुलाजमा इतनी देखती बोली, मैडम आप आराम कर लें, सर ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि वो कल तक आएंगे। अभी वो एक काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, तो अंदर से कमरा बंद कर लेना और आराम करना। बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेड की साइड टेबल पर घंटी लगी हुई है, इसके जरिए आप हमसे रब्ता कर सकती हैं। मैंने सर को हिलाया और खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। इतना जानवर बनाया पुस्तक था मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था। इससे पहले मेरा अपना घर था, अपना ख़ानदान था जहाँ मेरी बहुत इज्जत थी। कभी मुझे इतनी ज़िल्लत महसूस ही नहीं थी जब दुबई में आने के बाद मिली थी। लेकिन इतना खूबसूरत बिस्तर वहाँ नहीं था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी रुक पाएगी। आज फजर की अज़ान के वक्त मेरी आँख खुली थी। फ़ौरन उठकर बैठ गई। लम्हा भर भी समझ नहीं आया था कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। मैं वो फ़ौरन से खड़ी हो गई थी। जैसे जैसे मेरा दिमाग होश में आने लगा था मुझे रात का एक मंजर याद आ गया था। मैं खामोशी से वापस बिस्तर पर बैठ गई थी। लम्हे के लिए दिल नमाज के लिए मचता था, लेकिन मेरे पास इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं बारगाह इलाही से जरेज़ हूँ। चल नब्बे बात अचानक मेरी नज़र इंटरकॉम पर पड़ी थी। मुलाजमा की बात मुझे याद आती थी। किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो कॉल हुक्म दे सकती है। चंद मैंने इसी इंतकाम को घूरा था, फिर उठाकर कान पर लगा लिया था। एक मुलाजमा की आवाज़ उभ रही थी, जी मैडम। कुछ देर में मैं हिम्मत करके बोली कि मुझे नमाज और शलवार और चादर चाहिए जो मैं सर पर पहन कर सकूँ। वो बोली, जी मैं भी भेज देती हूँ, अगर आप कुछ हो जाए तो बता दें। फिलहाल मैंने कहा नहीं बस। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा खोल कर
नौकरानी अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में जयनमाज़ था, सर पर पहनने वाली चादर थी। उसकी तरफ बढ़ी, वो सामान भीतर बढ़ाती बोली, आपको अंदर वाला शावर इस्तेमाल करना नहीं आ गया तो मैं ऑन कर दूँगी। मैंने फ़ोन कहा थोड़ी देर पहले कि माँ का निज़ाम देख कर मैं बाहर आ गई थी। वो औरत मेरे साथ अंदर आ गई और मुझे एक फ्यूचर समझाने लगी। मैंने बहुत ध्यान से किस चीज़ को सीखा था कुछ दिन तक, क्योंकि मुझे अब यहीं रहना था तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने थे। वो यहाँ का निज़ाम समझा कर जा चुकी थी। मैं लिबास पहन कर बाहर यानी मैं अपने अक्सर था आंखों में नरमी सी ऐसा लगता था 1.5 साल बाद मैं पुरानी रोई को देख रही हूँ। हंसती खेलती थी अपने घर वालों के साथ पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी बस एक कोताही ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया था। मैंने गहरी सांस लेकर चादर अपने सर पर लपेटी। वहाँ मुझे जयनमाज़ बिछा कर खड़ी हुई थी। नमाज अदा करने के बाद मैंने बारगाह लाइन में हाथ उठाए तो मेरी आंखें भीगने लग गई थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे आंसू जयनमाज़ पर गिरने लग गए थे। मैंने रब यार मिलकर वो हाथ एक है मेरे अल्लाह तू जानता है मैं कैसी हो तुम। ये अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ अपने गुनाहों की और अपने कामों की जो मुझे नहीं पता जो मेरे साथ हुआ वो दुरुस्त गलत था या सही, लेकिन मेरे रब की दी गई ये बात बेहतरीन है तो मुझे ये अल्लाह बांध कर रखना। तो मुझे इज़्ज़त दी अल्लाह जी, मुझे ये अल्लाह से इज़्ज़त को मुझसे वापस ना छीना। 2 वक्त का खाना मिल जाएगी काफ़ी, मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए, बस एक इज़्ज़त पर ज़िंदगी चाहिए। ये अल्लाह मुझे मेरे मुल्क वापस भेज दे। कई दिन बाद तेरे दर पर आई लेकिन मैं इसी शिद्दत से मांग रही हूँ। काफ़ी देर तक मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए दुआएं मांगती रही। फिर सजदे में जाकर मैं सोई, मुझे पता नहीं चला, शायद सुकून दिन बाद में मेरी आंखें खुद ब खुद दोबारा बंद हो गई थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। सुबह 10 बजे आँख खोली, ऐसा लगता था जैसे कोई पास बैठ कर मुझे पुकारा। मैं जैसी आँख खोली सामने शाम घुटनों के बल बैठा हुआ था। मैं फौरन खड़ी हो गई। मुझे देख पड़ी जहाँ ज़मीन पर की सूरज जब हुआ था कि बिस्तर पर सो। उसी बात सुनकर मैं फौरन बिस्तर पर नमाज़ पढ़ते कब आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला था। वो बोले, शायद तुमने काफ़ी दिन बाद नमाज़ पढ़ी है, जब इतने दिन मुझे को नींद आई है। मुझे लगा था कि कमरे में आने के बाद मुझसे गंभीर बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसका लहजा बेहद नरम था। मैं सारे हाँ में हिलाकर बोली थी हाँ। जब सुबह मुलाजिमों को कहा तो उसने ला दी है, आपको बुरा तो नहीं लगा? मेरी बात सुनकर उसने सर नहीं मिला बोलते थे और मुझे देखते ही बोला था, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आज तुमने मेरी सिचुएशन को काबू कर लिया था। खैर मैं तुम्हें तफसील से बताना चाहता हूँ। पहले काम करते हैं, नाश्ता करते हैं, सुबह बैठ कर बात करते हैं, ठीक है? मैंने सारे ला दिया। मुझे वाकई सब सका रही थी। थोड़ी देर बाद ही मुलाजमा नाश्ता लेकर आ गई थी। इस बार मैं भी फ्रेश वगैरह हो चुकी थी। हम दोनों ने सब बैठ कर नाश्ता किया। हमारे दरमियान काफ़ी फासला था। न जाने कौन था, मैं उसको नहीं जानती थी। नाश्ते के बाद मुझे देखती बोला, तुम अगर वॉशरूम जाना चाहती तो चली जाओ, क्योंकि मैं बात करूँगा, थोड़ी देर वक्त लगेगा। उसी बात सुनकर मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप कम करें, मैं खाची क्यों तुम कुछ कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो सीधा बैठ गया और मुझे देखते हुए बोला, मेरा नाम श्याम है, लेकिन मैं इस मैंशन का मालिक हूँ। मेरा अबू और मैं एक कंपनी चलाते हैं जिनके मालिक हमें, मेरी माँ एक सौतेली माँ है। मुझे शादी करनी थी लेकिन मैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक लालची औरत है। अगर मेरी ज़िंदगी में किसी को शामिल करेगी तो इस लड़की को भी लालची बना देगी, या फिर कोई लालच वगैरह देकर ही उसको मेरी ज़िंदगी में लाएगी। यही बात थी कि मैंने बर्बाद कदम उठाया था। उनका इरादा रात में मेरे साथ कुछ और करने का था, यानी कमरे में जाता तो मेरे पीछे किसी लड़की को भेजती और मुझे अपनी जान में फंसा देती और फिर ज़बरदस्ती से मैं निकाह करवाती। ये आम है यहाँ, लेकिन हमारा ख़ानदान काफ़ी मज़हब वाला है, इसलिए हमारे ख़ानदान में इसको बहुत अहमियत दी जाती है। ये बात अब मुझे मुलाजिम के जरिए पता चली। फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ रूटीन निकाह करना था, इसलिए मैं किसी लड़की को तलाश कर रहा था जो मुझे पैसे लेकर कुछ महीने में साथ निकाह में रहती। लेकिन अजब मुझको ये मिली नहीं थी। मैं सड़क पर परेशान घूम रहा था। जब मैंने तुम पर पढ़ी, मुझे इस वक्त सिवाय अपनी आसानी की कुछ नज़र नहीं आया था। मैं तुम्हारा इंतखाब कर लिया था। मैंने रात में इसीलिए 4 लाख की ऑफ़र की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 4 महीने रहना होगा। मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूँ कि तुम कोई सड़क छाप नहीं हो, बल्कि मेरी पसंद है। हम 1.5 साल के साथ में मैं आपको 1.5 साल ही क्यों बोलना चाहते हैं, आप 2 साल भी बोल सकते हैं। न जाने कि मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था।
एक लम्हे के लिए फिर चेहरे पर एक साया सा कर गुजरा था। वो बात को घुमाते बोला, नहीं वैसे ही मैंने कह दिया, खैर अभी फिलहाल मैं तुम्हें पूरे 5 लाख दे रहा हूँ, हर महीने तुम्हें थोड़े थोड़े करके देता रहूँगा। हो सकता है अगर तुमने अदाकारी अच्छी कर दिखाई तो मैं तुम्हें 25 लाख भी दे सकता हूँ, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकती हो। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन काम और कर सकता हूँ, तुम्हारी एक अच्छी जगह नौकरी लगवा दूँगा ताकि सारी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारो। इसकी बातें सुनकर लगता था जैसे 1.5 साल बाद मेरी गायब पट्टी हो। मैं इस आदमी को देखकर बोली कि मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। मैं आपको लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती कि आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है। आप जितने महीने बोलेंगे मैं आपके साथ रहने से यार, वैसे मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सड़कों पर ही अपना गुजारा करती हूँ, कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, भूखे गुजारती हूँ। अगर आप मुझे अपना घर बना देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूँगी। मेरी बात सुनकर कुछ लम्हे के लिए चेहरे पर उदासी थी, फिर अपनी जगह से उठकर वो आस्ते से बोला था, तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें कुछ सुकून देना ज़िंदगी देना चाहता हूँ। जो मुझसे हुआ है बस उसकी भरपाई चाहता हूँ। ये कहकर वो ठहरा नहीं था, कमरे से चला गया था, जबकि मैं उसी को देखती रही। तो क्या बोल कर गया था समझ नहीं आया, लेकिन मेरा दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर रफ्तार मामूल पर नहीं आई तो दिल थम जाएगा। लम्हा लगा था और माजी के दर्दनाक ऐसे में पहुंच गई थी जिसके बारे में सोचते मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे सरदार घराने की बेटी थी। मेरे बाबा फैक्ट्री के ठेकेदार हुआ करते थे, हमारी सब इज्जत करते थे, हर कोई हमें इज्जत की निगाह से देखता था। मेरे अलावा मेरे 2 और बड़े भाई और 2 और छोटी बहनें भी सबसे ही बाबा जैसा प्यार करते थे। बेटी को बहुत मान देते थे, उनकी जान बसती थी। उनका कहना था कि मेरे दोनों बड़ों बेटों के बाद तुम पैदा हुई हो तो मेरे लिए हमेशा ही पुरसुकून एहसास रही हो। तुम्हारे आने के बाद मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए। मेरे मुँह से निकलने वाली हर बात पापा पूरी करते थे। इस दौरान मुझे मोबाइल लेने का भी शौक हुआ था। मैंने सिर्फ एक दफ़ा कहा था और मेरी ख्वाहिश को मान लिया था। कहने को तो भाइयों ने रमी ने बहुत शोर किया था कि उसको मोबाइल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काबिल ही नहीं कि इस मोबाइल दी जाए, लेकिन बाबा के सामने किसी की नहीं चलती थी। मुझे एक बार मेरे हाथ में मोबाइल दे दिया था। बाकी मोबाइल को मैंने 200 समझ दी थी आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक पर, और हर चीज़ समझने लगी थी। फिर मेरी दुबई उसने मुझे शादी के लिए पेशकश, फ़ौरन शादी के लिए मैंने फ़ौरन हाँ भी भरी थी। मैंने उससे कहा था कि घर के लिए रिश्ता लेकर आओ, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, मगर उसने मना कर दिया था। उसने कहा था तुम बेहतर है तुम खुद ही आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह तैयार हो जाएगा, बस तुम आ जाओ। मैंने सोचा कि मैं पापा से बात कैसे करती हूँ, क्या पता उनका दिल नरम हो जाए, रोज़ा राज़ी हो जाए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। शायद मुझे कब बनाए हुआ दिमाग था कि मैं जाकर भी अपने बाप से दिल की बात नहीं कह पाई थी। इसमें दिलचस्पी लेना है, उसने मुझे पासपोर्ट के मुझसे एक रुपया नहीं लिया था। उसने एक आदमी के ज़रिए पासपोर्ट ऑफिस में मुझे पैसे भेजे थे। फिर जब मैं घर आई तो उसने मेरी फ़्लाइट टिकट वगैरह बुक कर दी थी। मुझे ये कदम उठाते हुए भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। मोहब्बत और पैसा दोनों आने आ चुके थे। मैंने तय कर ली थी कि वहाँ जाकर अपना कुछ मुस्तकबिल बनाऊंगी, बहुत सारा पैसा कमा कर मुल्क भेजूंगी, मेरे वालिदैन ऐश करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गई तो यहीं से बर्बादी का आगाज़ हुआ था। जब मैंने रब्ता करने की कोशिश की तो मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया था, और बार बार फ़ोन करके लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं था। मेरे पास जितने पैसे थे उनके ज़रिए मैंने बहुत मुश्किल 10 दिन ही गुजारे थे। फिर मैं कंगाल हो गई थी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। कुछ दिन मैंने लोगों से मांग कर गुजारा किया। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और मुझे एक नया रोज़गार मिल गया था।
बाप का साया सर पर नहीं था, घर वाले साथ नहीं थे, मजबूर मुझे काम करना पड़ रहा था। मैं चाह रही थी कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी उन लोगों को देते हैं जिनकी या तो सिफारिश हो या फिर उनके पास यहाँ रहने का कोई इजाज़तनामा हो। मेरे पास तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और मुझे यहाँ रहते हुए 1.5 साल हो गया। अब बस मैं सब कैसे थे मैं नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ इस आदमी को देख कर न जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे मैं इससे पहले भी बात कर चुकी हूँ। और उसने अपना पूरा नाम शाह मलिक बताया था। मेरे दिमाग में वही मलिक आया था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वो तूफान आया था। फिर उसी बातें मेरा दिल अजीब हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी मुझे एक बार फिर से 1.5 साल पीछे लेकर ले आई है। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। दोपहर के वक्त मैं खाना देकर चली गई थी, लेकिन मुझे अब सिर्फ और सिर्फ शाह मलिक का इंतजार था। तकरीबन रात 8 बजे कमरे में दाखिल हुआ था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने उसके सामने मैं खड़ी हो गई। फिर कुछ किया था उससे पहले मैंने तुझे झंझोड़ती बोला, तुम झूठ मत कहना, तुम मलिक हो ना, तुम ही ने मुझे पाकिस्तान से दुबई बुलाया था, तुम वही हो ना जिससे तुम मुझे कुछ छुपा नहीं सकते। तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हो। देखो मुझे सच सुनना है, बस एक दफ़ा मिल जाओ या तुमसे पूछ लो कि आखिर में तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। आज जवाब चाहिए। मेरी बात सुनकर अचानक ही घुटनों के बल बैठ गया था और जो सोने लगा था उसे आंसू पल पल उसकी आंखों से पहले तो उसका रोना उसका घुटनों पर बैठा। मुझे इस बात के साथ हिला चुका था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक रहा है। वो रोते हुए बोला, मैं बहुत मजबूर हो गया था हालात से, घर वालों की सख्ती से। मैंने जब तुम पाकिस्तान से यहाँ बुलाया था तो मेरे बाप मुझ पर हावी हुए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैंने किसी गरीब लड़की से शादी की तो मुझे जायदाद से भी याद कर देंगे। उन्होंने मेरे पीछे बंदे भी लगाए थे। मैं तुमसे रब्ता नहीं कर सकता था, तुम तक वहाँ पहुँच नहीं सकता था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजा था, मगर तुम उसको मिली ही नहीं। और पिछले हफ्ते तुम्हें वो मेरा ही काम करने वाला है, उसने मुझे तुम्हारा ही बताया था। और जब मुझे तुम्हारी तस्वीर दिख रही तो ऐसा लगा जैसे मैं ज़मीन पर धंस चुका हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा ज़मीन मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं यहाँ रोज़मर्रा था जिया था, इसलिए मैंने एक पूरा प्लान बनाया और तुम्हें ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मैं जानता हूँ तुम्हें कबूल करना मुश्किल है और तुम्हारे लिए मुझे कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें वही ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसमें मैंने तुमसे वादे किए थे। और आज मैं अपने वादे पूरे करूँगा, प्लीज़ मुझे कबूल करना। मैं दिल से आता कि मैं उसको ज़िंदगी दूर कहीं तो, लेकिन मैं ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। बाकी मैं दिल भी चाहता था कि कोई ऐसा शख्स जो मुझे कोई तकलीफ़ ना दे। तो एहतराम की ज़िंदगी इसलिए ना चाहती, मैंने उसे माफ़ कर दिया, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू कर दिया। शुरू में बहुत सारे मसाइल थे, फिर पुरानी ज़िंदगी वापस। मुझे लगता था कभी ना कभी ताना ज़रूर देगा, मुझे बातें ज़रूर सुनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम अच्छी और अपने में बच्चे हमेशा मुझे इज्जत देता था। उसकी सौतेली महार वो मेरे पीछे लगी रहती थी, लेकिन हमेशा उनसे बचाता था। अब अपने बाप के सामने मैं नाम भी ऊंचा करता था। मुझे जितने भी गिले शिकवे ख़त्म हो गए थे। शादी के तकरीबन 6 महीने बाद मुझे घर लेकर गया था। मेरे तमाम भाइयों की शादियाँ हो चुकी हैं, बहनों के भी रिश्ते लग चुके हैं। मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे देखकर काफ़ी खफा हुई। मुझे कल देखना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी और शान शौकत में देखकर राजी हो गया था। मुझे माफ़ कर दिया। शायद मेरे दिल बदनामी मुझे मेरा सब कुछ मिल गया था। मैं आज भी अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अल्लाह इस किसी लड़की को ना दे और ऐसा नसीब किसी को ना मिले। बेशक मेरे पास आज सब कुछ है और मैं इसका शुक्र अदा करती, लेकिन जब मैं अपना पिछला याद करती हूँ मेरी काम चाहती है। मैं आप सबको पैगाम देना चाहूँगी, ये ऑनलाइन उसे कभी ना किया करें। इनके पीछे जो होता है वो झूठ होता है, आपको बर्बाद कर सकता है। कारीन किराम, अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।